आधुनिक भारत का इतिहास। बिपिन चंद्रा। अध्याय 1। 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगीं और अपना दबाव बढ़ाने लगीं। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुईं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों, किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पदों को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे मोटे सरदारों और जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सब को अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों ने भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया और सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थे। हाँ, यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहे वाले राज्य बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहे। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। यहाँ इन राज्यों में आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन इनके अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि वे आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। हैदराबाद और कर्नाटक। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के
नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। 1720 से 22 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722 से 24 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया। वह वहां सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार से स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार के बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वशंगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादतुल्लाह खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। बंगाल केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। जब उसे दीवान बनाया गया, उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रक से मुक्त कर लिया। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वह शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोवेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शिद कुली खां ने उनकी जमींदारियां अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खां नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था को प्रारंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने गरीब खेतिहारों को कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थन बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, तथापि उसने जमींदार और किसान से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए।
मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों की निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारी कंपनियों तथा अनेक नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने का इजाजत नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों पर जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस बात को महसूस ही नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधि भी थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उनके संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा साबित हुआ। नहीं तो फिर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां को फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों के से तंग होना पड़ा और अंतोदगत्वा से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना पड़ा। जब 1756 से 57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव में भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदों और नीतियों की जड़ें खोदी। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने माल गुजारी देने से इनकार कर दिया, अपनी निजी सेवाएं गठित की, किले बनाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक सादत खां को उनसे लड़ना पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म किया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों और जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। सादत खां ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों और सामंतों को उनके धर्म का कोई ख्याल किए बिना दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे। वे हथियारों से सुसज्जित और सुप्रशिक्षित थे। उसका प्रशासन कार्यकुशल था। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा।
1739 में अपने मरने से पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वशंगत जायदाद बना लिया था। उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली। साथ ही 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। सफदर जंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बगावत करने वाले जमींदारों को दबा दिया और दूसरों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी घुसपैठ न हो सके। राजपूत सरदारों और शेख ज़ादाओं की स्वामी भक्ति हासिल करने में भी वह कामयाब रहा। उसने रूहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ी। बंगश नवाबों के खिलाफ 1750-51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपए और जाटों को रोज 15,000 रुपए देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जाने वाला था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था, मगर पेशवा दिल्ली में सफदर जंग के दुश्मनों से जा मिला, जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया। इसलिए करार टूट गया। सफदर जंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार से सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कालक्रम से विकसित हुई। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। वह हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ। स्थानीय सरदारों और जमींदारों के संरक्षण के दस्तकारी और संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदर जंग ने बहुत ऊंची वैयक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त राजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह इस धारणा को झूठ साबित करता है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही यह मुगल स्वराज्य साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रमी और लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह एक प्रतिभाशाली सेना नायक तथा चालाक राजनीतिज्ञ था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो भी मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्दी ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया और बिदनूर, सुदा, सेदा
और कन्नड़ तथा मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय समुद्र तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर तब कमजोर तथा विभाजित राज्य था जब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता के नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तोल के नए पैमानों को अपनाना उसकी समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य, विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थीं। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अब्बावों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में भी उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने दो नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और विलासिता से वह कोसों दूर था। वह एक दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाता है, खास तौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय के देश के अन्य भाग से करते हैं। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन शोर 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल थे। उसने बाद में लिखा था, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान ने
जमाने के टीपू सुल्तान के जमाने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षण ने लिखा था, यह राज्य खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा, परिश्रमी लोगों को धनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में यही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को अपने राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूध भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास भी किया और उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश भी की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। 1791 में मराठा घुड़सवार ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे भी दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल के मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वहीं वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफी कठोर था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों के मदद करते थे। केरल 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलायादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोची तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के 3 बड़े राज्यों कोची, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तक सभी छोटे रजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोची तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, राजपूत राज्य, मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपने को केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के विशेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ को शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज्य पहले की तरह विभाजित रहे
उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथिया कर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत ज्यादा निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसा मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जय सिंह 1681 से 1743 था। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि जिस युग में वह था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने जाटों से लिए गए एक इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जय सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरण से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाईं। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनवाए हुए थे। उसने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण आश्चर्यजनक रूप से सही थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जय सिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर में 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया। जाट खेतिहारों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाके में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। विद्रोहों को कुचल दिया गया मगर इलाका अशांत ही रहा। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति फैला दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था मगर जल्द ही वह लूटमार तक सीमित हो गया। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्र में सक्रिय हिस्सा लिया। बहुधा अपने फायदे को देखते हुए पक्ष बदल देते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा तक पहुंची। सूरजमल ने 1756 से 63 तक शासन किया। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक तथा सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वह जाट जाति का अफलातून प्लेटो था। समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामलों का प्रबंधन करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जाह बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में कोई भी नहीं था। वह 1763 में मारा गया। उसके बाद जाट राज्य की अवनति हो गई। वह छोटे जमींदारों के बीच बट गया जिनमें से अधिकतर लूटमार पर जिंदा रहने लगे। बंगश पठान और रुहेले। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगश के ने फारूखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, अलीगढ़ और कानपुर के इलाके पर फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद एक प्रशासक के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड नामक एक राज्य कायम किया। यह राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला में थी और बाद में रामपुर चली गई।
रूहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव होता रहा। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं सदी में की। यह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 45 ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब के फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयां लड़ी। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उनका ओहदा 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का था। वे बहादुर शाह के साथ दक्कन गए, जहां उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात से मार डाला। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात है। बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसे 1715 में पकड़ लिया गया और कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे। मुगल शासन अभी भी काफी शक्तिशाली था। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया, क्योंकि वह निम्न जातियों और गांवों के गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी ने दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैनिक शक्ति इकट्ठी की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों और संघों की संगठित थे, जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। वे मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और उसके प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और अकुलीन चरित्र लुप्त हो गया और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों, सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा बनाकर कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। रंजीत सिंह के अधीन पंजाब। 18वीं सदी के अंत में सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रंजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक थे, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम कर लिया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किए। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले और उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रंजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह सहनशील तथा उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था।
धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान तथा हिंदू थे। उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रंजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू तथा मुसलमान किसान था। वस्तुतः रंजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं शताब्दी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सका। उसने इस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य अब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया। तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। फ्रेंड्स, अध्याय 1 का आधा पार्ट यहाँ तक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी तरह जितने भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी मदद हो पाए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर पाएँ और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।